नमस्कार। आप देख रहे हैं बिंदास हिंदी। यूपी में विकास का पर्याय बन चुका है नोएडा। और आज हम नोएडा में बात कर रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु मेश्री जी। ऋतु जी नमस्कार, स्वागत है नमस्कार, आपका। धन्यवाद। ऋतु जी, नोएडा की बात कर रहे हैं तो यूपी में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट की। तो आप उसमें नोएडा की भूमिका किस तरह देखती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम सभी लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट कर रहा है और डेफ़िनेटली ये टारगेट दिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़न है कि पूरे देश को आगे बढ़ाना है। यूपी देश का सबसे रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ के जो संसाधन हैं, तो उन सभी के परिप्रेक्ष्य में ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा और इसके आसपास का जो रीजन है, ये हमेशा से उत्तर प्रदेश का एक जो प्रमुख जिसको बोलते हैं द्वार रहा है। रेवेन्यू और संसाधनों के दृष्टिगत भी यूपी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू शेयर आता है, वो इसी बेल्ट से आता है। तो डेफ़िनेटली हम लोग ऑलरेडी उस दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और जो ये हमें अब स्टेट को ट्रांसफ़ॉर्म करने का जो टारगेट है, उसके परिप्रेक्ष्य अब हम लोग और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दृष्टिकोण से पिछले इस 3-4 महीनों में और जो उससे पहले के भी हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कराए हैं, तो लगभग सवा 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दोनों शहरों में कमिट हो चुका है। इसके इंटेंट्स हम लोगों के पास आ चुके हैं और कुछ लोगों को हम लोगों ने ज़मीन भी आवंटित कर दी है, लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। तो ये लेकिन एक शुरुआत है, हम लोग इसको कम से कम जो अगले आने वाले 1 महीने में इसको कम से कम 1 लाख करोड़ और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक हम टाई अप कराएँगे और उसको फिर अगले 5 साल में मिनिमम हम लोग रोल आउट कराएँगे। नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा और अब न्यू नोएडा। तो ये न्यू नोएडा कॉन्सेप्ट क्या है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी देश के और उत्तर प्रदेश के विकसित शहर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रह नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ की जैसी जगहों पे रहना चाहते हैं। दूसरा जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के क्षेत्र हैं, वो अभी विकसित हो रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुँच पाए हैं, जिस लेवल पे नोएडा या ग्रेटर नोएडा है। तो ये एक मॉडल है कि जो हमने अभी तक सीखा है, वो अन्य क्षेत्रों में भी रेप्लिकेट किया जाए। और दूसरा जो लोग यहाँ रहना अभी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हम अपॉर्च्युनिटी दें कि ऐसे ही विकसित क्षेत्रों में रह पाएँ। तो नोएडा के आसपास के एरियाज़ के विकास के लिए 80 गाँव जो लगभग 20,000 हेक्टेयर एरिया में फैले हुए हैं, ज़िला गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के, उनको नोटिफ़ाई करके उनको नोएडा के क्षेत्र में अब लिया गया है और उनका हम लोग मास्टर प्लान बना रहे हैं। और इस साल में हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसका मास्टर प्लान फाइनल कर देंगे ताकि उसको आगे फिर विकसित किया जाए। सिमिलरली ग्रेटर नोएडा में भी हम लोग फ़ेज़ 2 की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा यद्यपि फ़ेज़ 1 में भी अभी काम करने को बाकी है, लेकिन उसके आगे के भी काफ़ी सारे गाँव हैं जो नोटिफ़ाई हो चुके हैं। तो उसका भी मास्टर प्लानिंग हम लोग इस साल तैयार कर लेंगे ताकि जो इन क्षेत्रों के आस-पास के एरियाज़ हैं, उनको भी एक प्लान्ड तरीके से हम लोग आगे विकसित कर पाएँ। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसा इन 2 शहरों में आया है, उससे या उससे बेहतर हम लोग वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएँ और स्केल अप कर पाएँ। जिस तरह जेवर में एयरपोर्ट और आपके यहाँ लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, उसके साथ यूपी डिफेंस कॉरिडोर, इससे दिखता है कि यूपी सरकार की प्रायोरिटी में नोएडा सर्वप्रथम है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस जो परियोजना है इससे नोएडा को कितना विकास मिलेगा? और देखिए इसका अंदाज़ा जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि ऑलरेडी सवा लाख करोड़ का इन्वेस्ट पिछले 3-4 महीने में इंटेंट आ चुका है और 1 लाख करोड़ हम लोग और 1-2 महीने में लाने वाले हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि ना केवल यूपी के, ना केवल देश के बल्कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं। और जो यहाँ का पूर्व से इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अभी वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है, अथॉरिटीज़ के द्वारा भी पूरा
उसको और आगे बढ़ाते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे नया एयरपोर्ट जो है, जो दिसंबर 24 तक उसका फर्स्ट फेज़ हम लोग ऑपरेशनल करने का प्रयास करेंगे। उसका आना एक बहुत बड़ा चेंज रहेगा इस रीजन के लिए और उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है जिस वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। दूसरा जो दोनों फ्रेट कॉरिडोर हैं कंट्री के, वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों दादरी रीजन से पास करते हैं और वो एक जो क्षेत्र है वो एक आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक हब निकलेगा। भारत सरकार की एक परियोजना में पूरी एक एसपीवी बनाई गई है जिसमें एनआईसीडीसी के माध्यम से वहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब भी हम लोग स्थापित करेंगे। तो उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में बहुत सारे वेयरहाउसेस में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। तीसरा, यहाँ की जो डेटा कनेक्टिविटी है, जो फाइबर कनेक्टिविटी है और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग डेटा अपना रखने में और डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो हीरानंदानी ग्रुप द्वारा लगाया गया है, वो यहाँ पे ऑलरेडी पहला फेज़ उसका फंक्शनल हो चुका है और लगभग 7 से 8 डेटा सेंटर्स अन्य पे काम चल रहा है और लोग भी जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, वो मैक्सिमम लोग डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं। तो इन तीनों श्रेणियों में आगे आने वाले समय में बहुत बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट्स इस रीजन में देखने को मिलेंगे। अर्बन नोएडा जो है वो तो ड्रीम सिटी रखता है, लेकिन भी गांवों में विकास पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है, उसके लिए क्या आप लोगों के प्लान्स हैं? देखिए, नोएडा को बसाया यहाँ के गांव नहीं हैं और जो मूल गांव हैं उनको हम लोगों को जो उनका योगदान रहा है, हम लोग का प्रयास रहता है कि उनमें भी मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर दें। जहाँ तक नोएडा के गांव हैं, सब जगह हम लोगों की बिजली जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़क है, चाहे टॉयलेट्स हैं, उस पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और उसमें लगभग हमने सैचुरेट कर दिए हैं। ज़्यादा इश्यूज़ मेंटेनेंस के आते हैं क्योंकि एक तो गाँव में जो आबादी पूर्व से थी वो और बढ़ती चली जाती है, जो बिकॉज़ एक ज़मीन को लेना, अधिग्रहण करना हमेशा से बड़ा चैलेंज रहा है। तो जो अधिग्रहित हुआ उसके बाहर भी कुछ लोग हैं जो जिन्होंने अपनी ज़मीन दी नहीं लेकिन उसमें बस गए। तो उन गाँव का विकास थोड़ा मुश्किल रहता है जिसमें वो एक चुनौती रहती है कि उसका विकास नोएडा प्राधिकरण करेगा या नहीं करेगा। या अनधिकृत विकास जो हो गए हैं, जो हम लोगों की डेफ़िनेशन में अधिकृत नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रहने लग जाते हैं, उनकी अपेक्षा रहती है कि सरकार और अथॉरिटी वहाँ काम कराए। वो एक चुनौती रहती है जिसको हम लोग कैसे टैकल करें, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो हमारे नोटिफ़ाइड क्षेत्र के गाँव हैं, उनमें हम लोग हर साल ये प्रयास करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके कम्युनिटी सेंटर्स में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ एटीएम्स की एक योजना लॉन्च की है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में और उनके रूरल एरियाज़ में सभी पीएचसीज़ पे मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स रहेंगे जो अपने आप में एक पूरा सेल्फ सफिशिएंट पीएचसी का काम करेंगे। तो वो यहाँ सभी रूरल एरियाज़ में हम लोग करा रहे हैं, उनके कम्युनिटी सेंटर्स को अपग्रेड करा रहे हैं। तो प्रयास पूरा है कि जो सुविधाएं हम अर्बन एरियाज़ में दे रहे हैं, जो सफाई का स्टैंडर्ड, जो पानी का स्टैंडर्ड अर्बन एरियाज़ में टारगेट कर रहे हैं, इक्वली उसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी करें। चुनौती की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी की सबसे बड़ी चुनौती होती है यहाँ के बिल्डर्स। आज भी 35,000 प्रोजेक्ट्स या तो कंप्लीट नहीं हुए या उसमें अभी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो जब मैं यहाँ आया तो सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि अब रजिस्ट्री पर सवाल जरूर पूछे। हाँ, तो मैम ये इससे राजस्व की हानि हो रही है अथॉरिटी को। ये काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, सरकार कोशिश करी है, बयान भी आते हैं लखनऊ से कई बार, लेकिन ये असर तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका? करेक्शन में बताना चाहूँगी, 35,000 यूनिट्स, प्रोजेक्ट्स नहीं, 35,000 के करीब यूनिट्स हैं दोनों शहरों के बीच में जिनकी रजिस्ट्रीज होनी है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कुछ ऐसे हैं जो बन गए हैं और जहां बायर्स को पोजेशन दे दिया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ ऐसे हैं जो अभी बने हैं और लोगों ने शिफ्ट नहीं किया है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो अथॉरिटीज़ के जो देयताएँ हैं, जो उनके ड्यूज़ हैं, वो कुछ बिल्डर्स द्वारा जमा नहीं की गई हैं और यदि कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है किसी प्राइवेट डेवलपर के द्वारा, तो उसकी ज़िम्मेदारी रहती है कि उस प्रोजेक्ट का जो मूल्य है, जो सरकार का राजस्व है, जिससे जो ये बाकी चारों आपने सवाल पूछे जो नोएडा के विकास के बारे में हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं।
तो हम जब कोई भी शहर तब विकास होगा जब वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे चलेगा। तो शहर के विकास के लिए राजस्व की आवश्यकता है, और राजस्व हम लोग ज़मीन लेते हैं किसानों से, उसको विकास करते हैं और फिर विभिन्न डेवलपर्स को देते हैं। तो यहाँ की देयताओं का बहुत बड़ा इशू है कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी लंबे समय से लोगों ने देयताएं दी नहीं, और वो ब्याज लगते लगते काफ़ी बढ़ गई हैं। तो कुछ बिल्डर्स हैं जो देते हैं, उनकी रजिस्ट्रीज होती हैं, जो नहीं देते हैं उनकी रजिस्ट्रीज पेंडिंग हो जाती हैं। सिस्टम को और इस पूरे इसको बेहतर करने के लिए बहुत सारे हम लोगों ने पॉलिसीज़ लाई हैं, जिसमें देयताओं को किश्तों में देने की सुविधा है। अगर 8 टावर्स हैं तो पर टावर जितना अमाउंट आता है उसको प्रोपोर्शनेटली बाँट के उसकी हम कंप्लीशन दे देते हैं, फिर उसकी रजिस्ट्री खोल देते हैं। अगर कंप्लीशन हो चुका है और रजिस्ट्री के समय उसकी देयताएँ निकल आ रही हैं, तो पूरे का ना कराए, वो एक-एक फ्लैट वाइज़ करा ले, पर फ्लैट हम देयताएँ दे देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ हम ऑलरेडी बिल्डर्स को दे रहे हैं, और जो-जो फीडबैक आता है उस हिसाब से और पॉलिसीज़ लाते हैं। तो प्रयास, हमारा भी प्रयास यही रहता है कि जहाँ गवर्नमेंट का पैसा आ जाए, साथ में बायर्स, क्योंकि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम उनके दृष्टिकोण से क्या ला पाएँ पॉलिसी जिससे रजिस्ट्रीज बेहतर हो पाएँ, हम कराते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा जो रहता है वो यही है, और जहाँ ज़्यादा पाइलअप हो जाते हैं जो बिल्डर्स, जैसे काफ़ी ऐसे हैं जो बहुत डिफ़ॉल्टर्स हो गए हैं, एनसीएलटी में चले गए हैं, तो जहाँ लिटिगेशन फंस जाता है तो वहाँ रजिस्ट्री कराने में दिक्कत रहती है। लेकिन ये हम लोग को मानना पड़ेगा कि नियम और कानून, या अ, जो सरकारी नियम हैं उनके दायरे में ही हम ये सुविधाएं दे पाएंगे। तो मतलब नागरिकों के लिए भी, एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक भी, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट करते समय ये देखें कि हाँ, प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है। लेकिन मतलब हर वक्त हर आदमी को ये पता भी नहीं रहता है, और क्योंकि ये मार्केट ऐसी है रियल एस्टेट की कि इसमें अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं, तो इसमें कुछ चुनौतियां हैं जिस वजह से हम लोग पॉलिसीज ऐसी लाते हैं जो थोड़ा पब्लिक फ्रेंडली हो। आखिरी सवाल मैम, यूपी से शिफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, जैसे यहाँ घर घर में नेता होते हैं, नेता नगरी यहाँ चलती है, तो आप इस अहम पद पर हैं, तो हाउ यू टैकल द पॉलिटिकल प्रेशर? देखिए, ऐसा नहीं है, चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे पॉलिटिकल मशीनरी है, हम सभी लोग आपसी समन्वय के साथ काम करते हैं, और सबकी जिम्मेदारी ये रहती है कि जो जन सामान्य की अपेक्षाएं हैं और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जब आप क्षेत्र में काम करते हैं तो नियम और कायदे जितने हम लोगों के लिए हैं उतनी ही पॉलिटिकल मशीनरी के लिए भी रहते हैं, जो सरकार का हिस्सा है, क्योंकि पॉलिसी बनती सरकार के द्वारा है, एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट मशीनरी करती है। तो कोई भी काम होता है वो बाहर देखने से ज़रूर लगता होगा कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, लेकिन कोई भी जो काम होता है वो आपसी समन्वय से ही होता है। और जनता का और जन सामान्य की जो अपनी समस्याएं रहती हैं उनका पहला फोरम जो उनके रिड्रेसल का रहता है, उन्हें लगता है कि जिसको उन्होंने चुना है, वोट के माध्यम से चुना है, उसके दरवाजे तक पहले जाएं। तो हर व्यक्ति अपना जो उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके दरवाजे पे पहले जाता है, और उसकी सुनना और उसको ऊपर तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी रहती है। जो सेकंड लेवल जो हम लोगों तक आता है, या कुछ लोग डायरेक्ट भी, हम लोग के पास काफ़ी लोग भी आते हैं, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि वो सरकारी नियम और कायदे से हो, और ऐसा ही पॉलिटिकल मशीनरी का रहता है, आवाज़ सबकी पहुंचाई जाती है, लेकिन जॉइंटली एफर्ट यही होता है कि काम वो हो जो नियम और कायदे से हो और जिससे पूरे क्षेत्र का विकास हो। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा फ्रिक्शन रहता है हम लोग की वर्किंग में हमेशा, जो बाहर से लगता होगा शायद, लेकिन जनरली जो कार्यप्रणाली हर जगह की रहती है वो एक आपसी समन्वय से ही क्षेत्र का विकास होता है। शुक्रिया रितु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग आपका